ये कहानी है उस दौर की जब भारत ज्ञान, कला और संस्कृति की नई ऊंचाइयों को छू रहा था। जब राजनीति केवल युद्ध और सत्ता तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें अच्छे प्रशासन और समृद्धि की कहानियां भी थीं। एक ऐसा काल जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, जब आर्यभट्ट शून्य की खोज कर रहे थे, कालिदास शब्दों से चित्र उकेर रहे थे और मंदिरों की दीवारें पत्थरों में कहानियां बयां कर रही थी। ये कहानी थी गुप्त वंश की। गुप्त साम्राज्य का उदय कुषाण साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर हुआ। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त वंश के आरंभिक शासक संभवतः उत्तर प्रदेश के कुषाणों के सामंत थे। 3वीं शताब्दी के अंत तक गुप्तों का राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार के उपजाऊ क्षेत्रों तक फैल चुका था। उनकी सफलता का एक बड़ा कारण था उनका शासन संचालन का केंद्र, जो मध्य देश की उर्वर भूमि में स्थित था। इससे कृषि, व्यापार और प्रशासन को काफी बढ़ावा मिला। इसके अलावा उनके शासनकाल में बिहार और दक्षिणी भारत के लौह अयस्क संसाधनों का भी व्यापक रूप से दोहन किया गया। इतना ही नहीं, गुप्त वंश के शासकों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बाइजेंटाइन साम्राज्य भी कहा जाता है, के साथ रेशम व्यापार से अपार समृद्धि अर्जित की। उनके शासन में कला, साहित्य और विज्ञान को अपूर्व बढ़ावा मिला, जिससे यह काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन हर महान साम्राज्य को एक दिन पतन का सामना करना पड़ता है, और गुप्तों के साथ भी यही हुआ। 5वीं शताब्दी में हूनों के आक्रमणों ने इस साम्राज्य को कमजोर कर दिया और अंततः 550 ईस्वी तक गुप्त सत्ता बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तक ही सीमित रह गई। अब इस कहानी में प्रवेश करते हैं और बेहतर तरह से जानते हैं उन महान शासकों के बारे में जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग को आकार दिया। चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल 319 से 334 ईस्वी तक रहा। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत तब की जब उन्होंने संभवतः नेपाल की लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया, जिससे उनकी स्थिति मजबूती से स्थापित हुई। वैश्विक पृष्ठभूमि के बावजूद क्षत्रिय विवाह ने उन्हें नई प्रतिष्ठा प्रदान की और महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण करते ही गुप्त काल की नींव रख दी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने अपनी वीरता और सैन्य कौशल से गुप्त साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके दरबारी कवि हरिसेन ने इलाहाबाद के स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति के रूप में उनकी गाथा अंकित की, जिसमें उनके शौर्य और विजय के अद्भुत किस्सों का बखान मिलता है। यह भी कहा जाता है कि श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण हेतु उनकी अनुमति ली। इन उपलब्धियों के कारण उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया का खिताब भी मिला। आगे बढ़ते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय का दौर आया, जब गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। उन्होंने वैवाहिक संबंधों और विजय के जरिए अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उनकी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ, जिसने दोनों राज्यों के बीच एक सुदृढ़ संबंध स्थापित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उज्जैन के उनके दरबार में कालिदास, अमर सिंह, हरिसेन, वराहमिहिर, वररुचि, वेताल भट्ट, शंकु, धनवंती और कहापनक जैसे नवरत्न विद्वानों की टोली ने उस युग को सांस्कृतिक और वैज्ञानिक समृद्धि का एहसास कराया। इतना ही नहीं, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने भी भारत के जीवन का विस्तृत वर्णन करते हुए इस स्वर्णिम काल की प्रशंसा की। इतिहास केवल सुनहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहता। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को मध्य एशिया से आए हूणों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा, जिससे गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ। इसी दौरान कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कर शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम ज्ञात शासक के रूप में इतिहास में दर्ज हुए। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था और समाज ने इसे स्वर्ण युग का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। फाहियान जैसे चीनी यात्रियों ने मगध को समृद्ध और उन्नत क्षेत्र के रूप में देखा। गुप्त शासकों ने सोने के दिनार नामक सिक्के जारी किए, जो कुषाण सिक्कों जितने शुद्ध भले न रहे हों, लेकिन व्यापक रूप से प्रचलित थे। खास बात यह थी कि इन सोने के सिक्कों का इस्तेमाल न सिर्फ सरकारी अधिकारियों को भुगतान करने में होता था, बल्कि भूमि की खरीद फरोख्त में भी इनका महत्व था। गुजरात पर विजय के बाद तो गुप्त शासकों ने स्थानीय विनिमय के लिए बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी जारी किए। हालांकि तांबे के सिक्कों का चलन इस काल में कम ही रहा। आगे बढ़े तो 550 ईस्वी के आसपास रेशम व्यापार को बड़ा झटका लगा, जब पूर्वी रोमन यानी बाइजेंटाइन साम्राज्य के लोगों ने चीन से रेशम बनाने की कला सीख ली।
इसका सीधा असर भारत के रेशम निर्यात पर पड़ा और लंबे समय तक चलने वाला व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा। इसी काल में एक दिलचस्प परिवर्तन यह भी देखने को मिलता है कि पूर्वी और मध्य भारत में पुरोहित भूस्वामियों का उदय हुआ। उन्हें शासकों से भूमि अनुदान मिलता था, जिससे नए इलाकों को कृषि के दायरे में लाया जा सका। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू यह रहा कि स्थानीय आदिवासी किसानों पर इन पुरोहितों का दबदबा बढ़ गया और उनकी स्थिति दयनीय हो गई। सामाजिक तौर पर देखें, गुप्त शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देकर उनकी शक्ति बढ़ाई, जिससे राजसत्ता को वैधता मिली। जातियां उपजातियों में विभाजित हुई क्योंकि कई विदेशी और आदिवासी समूह मुख्य धारा में आए। शूद्रों की स्थिति सुधरी, लेकिन अछूतों विशेषकर चांडालों की संख्या बढ़ी। महिलाओं को धार्मिक ग्रंथ सुनने और कृष्ण भक्ति करने की अनुमति मिली, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता सीमित रही। 510 ईस्वी में सती प्रथा का पहला उल्लेख मिला। बौद्ध धर्म कमजोर पड़ा, फिर भी नालंदा प्रमुख शिक्षा केंद्र बना। भागवत धर्म लोकप्रिय हुआ और मूर्ति पूजा बढ़ी, जबकि गुप्त शासकों ने सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता रखी। और इसी क्रम में गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था अपने समय से कहीं आगे मानी जाती है। गुप्तकालीन प्रशासन अपने समय से काफी विकसित था। सम्राट सर्वोच्च था, लेकिन सामंतों को स्थानीय स्तर पर स्वायत्तता मिली थी। शासन ग्राम से जिला स्तर तक संगठित था और राजा की स्थायी सेना में सामंतों की टुकड़ियां भी शामिल होती थी। इस दौर में घुड़सवार सेना और अश्व तीरंदाजी महत्वपूर्ण हो गई। भूमि कर बढ़े, लेकिन व्यापारिक कर घटाए गए ताकि बाजार को प्रोत्साहन मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में विष्टि नामक अनिवार्य श्रम प्रथा प्रचलित थी। न्यायिक प्रणाली बेहतर हुई, जहां दीवानी और फौजदारी मामलों का अलग अलग प्रबंध था। कारीगर और व्यापारी अपनी श्रेणियों में संगठित थे, जबकि धार्मिक पदाधिकारियों को कर मुक्त भूमि और स्थानीय कर वसूली का अधिकार प्राप्त था। इस तरह गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, समाज और प्रशासन तीनों ने मिलकर इस साम्राज्य को एक व्यापक और संगठित रूप दिया। अब बात करते हैं गुप्त काल के दौरान कला और विज्ञान की, जिनकी वजह से ये दौर भारतीय इतिहास में खास जगह रखता है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों ने कलाकारों और साहित्यकारों को खूब प्रोत्साहन दिया। बौद्ध धर्म का प्रभाव मौर्य काल से ही चला आ रहा था और गुप्त काल में भी इसकी झलक देखने को मिलती है। विशेषकर अजंता की गुफाओं में बनी हुई पेंटिंग्स और 6 फीट से ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा इसका बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि गुप्त राजाओं ने ब्राह्मणवाद को समर्थन दिया, लेकिन इसी काल में पहली बार विष्णु, शिव और दूसरे हिंदू देवताओं की मूर्तियां भी बनाई गईं। अब साहित्य पर नजर डालें तो गुप्त काल के शुरुआती दौर में भास नामक कवि ने दरिद्र चारुदत्त नाटक लिखा, जिसे बाद में शूद्रक ने मृच कटिकम के रूप में पुनर्लिखित किया। 4वीं-5वीं शताब्दी के महान कवि और नाटककार कालिदास ने अभिज्ञान, शाकुंतलम जैसी रचनाओं से संस्कृत साहित्य को नई ऊंचाई दी। इसी समय तक रामायण और महाभारत भी लगभग अपने अंतिम रूप में आ चुके थे। संस्कृत व्याकरण को भी बढ़ावा मिला, जो पाणिनि और पतंजलि के काम पर आधारित था। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की और वे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक प्रमुख विद्वान थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 5वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें खगोल विज्ञान और गणित के कई सिद्धांत शामिल हैं। उसी समय इलाहाबाद जिले के एक शिलालेख से पता चलता है कि भारत में दशमलव प्रणाली का ज्ञान था। रोमक सिद्धांत नामक एक पुस्तक भी इसी दौर में तैयार हुई, जिसमें ग्रीक और रोमन विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। धातु प्रौद्योगिकी में भी भारत काफी आगे था। बुद्ध की बड़ी बड़ी कांस्य मूर्तियां बनना इसका प्रमाण है। दिल्ली के महरौली में 4वीं शताब्दी का लौह स्तंभ, जो आज तक जंग से बचा हुआ है, गुप्तकालीन शिल्पकारों की दक्षता का सबसे बढ़िया उदाहरण माना जाता है। अब बात करते हैं पूर्वी भारत में सभ्यता के प्रसार की, जहां उड़ीसा, बंगाल और असम ने अपनी अपनी अनूठी पहचान बनाई। उड़ीसा में 4वीं शताब्दी में समुद्रगुप्त ने उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों को अपने साम्राज्य में मिलाया। 5वीं शताब्दी तक भूमि अनुदान से कृषि विकास हुआ और वर्ष को 12 चंद्र मासों में बांटने की परंपरा शुरू हुई। 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेखन प्रचलित था, लेकिन 350 ईस्वी के बाद संस्कृत का प्रयोग बढ़ा। बंगाल में 5वीं-6वीं शताब्दी में संस्कृत शिक्षित समाज उभरा। गुप्त प्रांतपतियों ने 550 ईस्वी के बाद उत्तरी बंगाल पर शासन किया। 600 ईस्वी तक यह गौड़ कहलाने लगा, जहां शशांक जैसे शासकों का शासन था। भूमि बिक्री के ताम्रपत्र प्रमाण है कि कृषि और प्रशासनिक संरचना विकसित हो रही। असम में 4वीं शताब्दी में समुद्रगुप्त को कामरूप से उपहार मिले। संकेत मिलता है कि यहाँ आदिवासी सरदार शासन करते थे। 6वीं शताब्दी तक संस्कृत और लेखन का विकास हुआ। 7वीं शताब्दी में भास्कर वर्मन प्रमुख शासक बने और बौद्ध धर्म यहाँ व्यापक रूप से स्थापित हो गया। इस तरह उड़ीसा, बंगाल और असम
तीनों ने मिलकर पूर्वी भारत में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की एक समृद्ध विरासत छोड़ी। तो ये थी गुप्त काल की अनोखी कहानी। लेकिन इतिहास कभी ठहरता नहीं, ये एक बहती नदी की तरह आगे बढ़ता रहता है। गुप्तों के बाद सत्ता के समीकरण बदले, नए नायक उभरे और भारत एक नए युग में प्रवेश कर गया। अब सवाल यह है कि जब गुप्त साम्राज्य की चमक फीकी पड़ने लगी, तब कौन सा शासक इस शून्य को भरने के लिए आगे आया? कौन था वो योद्धा जिसने उत्तर भारत को फिर से एकजुट किया और अपनी छवि इतिहास में अमर कर दी? ये सब जानेंगे हमारी अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे हर्षवर्धन और उनके दौर की अद्भुत गाथा की। तो जुड़े रहिए विजन IAS के साथ, क्योंकि इतिहास के पन्नों में छिपे ये राज आपको आने वाले कल के लिए तैयार करते हैं।